वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, आई होप आप पहले सारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप फॉलोइंग टिल द एंड। ये चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स पर हम पहुंच गए हैं। इस पूरे चैप्टर को आप प्लीज़ फॉलो करें। उसके बाद जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था और मैं अभी भी बता रही हूँ, फिर से रिकॉल करा रही हूँ, हर एक चैप्टर के बाद उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड कार्टून क्वेश्चंस, पैसेज क्वेश्चंस हम सब कवर करेंगे आफ्टर ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर के ख़त्म होने के बाद। तो इसलिए आई एम रिमाइंडिंग एवरीवन टू कीप फॉलोइंग, कीप विथ मी थ्रू आउट द चैप्टर्स। डिस्कवर नॉलेज पर बने रहें। राइट दोस्तों, अब हम इस टॉपिक पर आ गए हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। इस टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है, डेलिब्रेशन का मतलब थोड़ा सा बाद में समझाऊंगी, बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरीके से एक पार्टीशन की वजह से, ठीक है, पार्टीशन की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट हुई अनडिवाइडेड इंडिया की, पार्टीशन की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बदलाव आए, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। और साथ ही साथ ये भी हमने पढ़ा कि उस पार्टीशन के चलते उन राइट्स की वजह से उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और क्या बदलाव आए, उनकी सोच में बेसिकली क्या बदलाव आए। वो ऐसे प्रोविजंस, ऐसे टॉपिक्स कह सकते हैं जिनको हम वो डालना चाहते थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे, ताकि ये आगे आने वाले समय में ऐसे कभी कोई फ्यूचर में ऐसा कभी कोई समय ना आए जहाँ इतने राइट्स और इतने मासूम लोगों की जान जाए। ठीक, आपको याद होगा कि हम अथॉरिटी में पढ़ते आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हम क्यों एक्सेप्ट करें। ठीक है, ए हमने समझा कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा हमने समझा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बैलेंस डिज़ाइनिंग में, राइट। उससे पहले भी हमने पढ़ा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस थे वो इनकॉर्पोरेटेड थे, वो हर इंडिविजुअल को बेनिफिट करता। साथ ही साथ में अब इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है, इस टॉपिक को समझना ज़रूरी है कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी इससे भी बना सकते हैं कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको हमने बना तो दिया, अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुँचे हुए लोग, ठीक है, हमने सिलेक्ट भी कर लिए, हमने प्रोसेस भी फॉलो कर लिया पूरा, उनको इलेक्ट और सिलेक्ट करने का, हमने उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर भी बना दिया, क्लियर। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव के साथ, ऐसे कोई माइंडसेट के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं कि आई हैव टू सपोर्ट माई सेल्फ और मुझे उसी के बारे में बात करनी है जिस कम्युनिटी से मैं आया हूँ, जिस रिलीजियस बैकग्राउंड का मैं हूँ, राइट। और मेरे लिए मेरी कंट्री, मेरे लिए मेरा समाज, वो सब मायने नहीं रखते, मैं और मेरी कम्युनिटी, उनका बेनिफिट होना चाहिए, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे इंडिविजुअल जो है वो कंट्री के लिए नुकसानदायक हैं, ऐसी सोच रखना कंट्री के लिए नुकसानदायक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कंपैरेटिव तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी कि अगर हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट रखते हैं तो क्या होगा, एक ही ग्रुप बेनिफिट होगा और साथ ही साथ में आपकी कंट्री जो है वो सफ़र करेगी। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, कंट्री के, वन इंडिविजुअल थिंक ऑफ अ कंट्री फर्स्ट, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ कंट्री के बारे में सोचो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप इंडिविजुअल हो, आप अपनी कंट्री में रहते हो, आप इस सोसाइटी में रहते हो, तो आपको ऐसे बेनिफिट्स चाहिए, आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, ऐसे सिचुएशंस चाहिए, ऐसे सर्कमस्टांसेस चाहिए जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे खुद के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ में, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने बेनिफिट के बारे में तो बात करोगे ही करोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कंट्री को भूल जाओ, ठीक है। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन का मतलब यही लिंक्ड है कि कैसे एक इंडिविजुअल, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसी बड़ी जगह का, जो आपकी कंट्री का एक अहम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बैठी है, ठीक है, जिनके कंधों पर, जिनके दिमाग पर, या क्या कह सकते हैं, जिनके
सोच पर आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिपेंड करता है, ये पूरी कंट्री डिपेंड करती है जिस पर। तो अगर वो ही अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी कंट्री के बारे में तो हम कोई विचार रखने जैसी हालत में नहीं है, तो है ना। तो इसीलिए डेलिब्रेट करना, अपनी इंडिविजुअलिटी को साथ में रखना, लेकिन उससे पहले अपनी कंट्री के बारे में सोचना, अपनी कम्युनिटी के साथ साथ अपनी कंट्री के बारे में पहले सोचना। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ में। हाँ जी, एक और एस्पेक्ट है आपका डेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ, दैट इज़ पब्लिक रीज़न। ठीक है, अब ये पब्लिक रीज़न क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। दिस पब्लिक रीज़न दैट इज़ वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, उन लोगों को अपने ओपिनियन रखने का हक है। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि कैसे दे डिफर्ड इन, ऑब्वियसली डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, डिफरेंसेस होंगे, ये तो हो ही नहीं सकता कि डिफरेंसेस ना हो या परसिस्टेंट ना हो, ये कॉन्सेप्ट ना आए डिफरेंसेस का, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो होना ही है, राइट। तो जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी डेलिब्रेशन हुई है कि आप पहले कंट्री का अपने दिमाग में रखो, थिंक ऑफ द कंट्री फर्स्ट एंड देन थिंक फॉर योर सेल्फ। आप अगर अपना पॉइंट रख रहे हो, ठीक है, डिस्कशंस में मैंने कहा डिफरेंसेस भी हुए और डिस्कशंस भी बहुत सारी, कि क्या एक डिसेंट्रलाइज्ड या सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए या नहीं। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस एंड डिफरेंसेस क्रिएट हुए। अब जिनका ओपिनियन अगर सेंट्रलाइज था या जो भी डिसेंट्रलाइज्ड ओपिनियन, जो भी ओपिनियंस उनके रहे रिस्पेक्टिव लोगों के, दे वर नॉट मेयरली एक्सेप्टेड एज सच। उनको एक प्रॉपर रीज़न देना था दैट व्हाई आर यू सेइंग इट, इसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द पब्लिक रीज़न। इसको पब्लिक के एंगल से समझाते हुए हमें ये बताइए कि व्हाई इज़ योर ओपिनियन एक्सेप्टेबल टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और फिर हम उसको इनकॉर्पोरेट क्यों करें एट द एंड ऑफ द डे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो अगर आप मेकिंग देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो इतना आसान नहीं था। क्लियर, मैं अपना ओपिनियन रख सकती थी, मुझे लगता है मेरे हिसाब से अभी भी एजुकेशन में अभी भी मॉरल एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोगों को लगे शायद वो चीज़ नहीं है, राइट। तो मेरे ओपिनियन से मेरे को लगता है मेरा कोई और रीज़न है, वाई एम आई सेइंग दिस। ठीक है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंट्री का बेनिफिट है, ऑब्वियसली बात है, लोगों का तो है ही, और एट द एंड ऑफ द डे कंट्री का भी बेनिफिट है। लेकिन सामने वाले को अगर उस चीज़ में बेनिफिट नहीं लग रहा है तो वो मेरे ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर, तो ये चीज़ होनी ज़रूरी थी, और दिस इज़ व्हाट इज़ डेलिब्रेशन एंड पब्लिक रीज़न। आप डेलिब्रेट करो, कंट्री के बारे में सोचो, और साथ ही साथ में पब्लिक रीज़न भी दो दैट व्हाई आर यू सेइंग दिस, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ पब्लिक बिहाइंड योर ओपिनियन। क्लियर, यहाँ पे मैंने लिखा है जस्टिफाई ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक रीज़न। मेयरली अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतनी अथॉरिटी दी गई है कि आप कोई भी XYZ रीज़न दे दोगे और हम उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। नो, दिस हैड टू बी पब्लिकली रीज़न। लाइकवाइज एक और टॉपिक मैं आज यहीं पे आपके साथ कवर करना चाहती हूँ, वो है हमारी ड्राफ्टिंग कमिटीज़ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग कमिटीज़ का कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ पे आपके साथ आज क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक दिस टॉपिक एज वेल टुडे। तो ड्राफ्टिंग कमिटीज़, अब देखिए आपके स्कूल का मैंने एग्जांपल लेना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ स्कूल का। तो स्कूल में अगर आप कहो कि आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए अगर आप कुछ 1-2 टीचर्स को ही रखो और वही सारा सब कुछ करो और इफ़ेक्टिवली भी होना चाहिए सारा काम, तो वो पॉसिबल नहीं होता। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में भी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ को इतने थरली जानते हों। ठीक है, तो हर किसी का उनका कमिटीज़ बना दी गई, लोगों को डिवाइड कर दिया गया। क्लियर, कुछ लोगों को ये देखना था कि
कंट्री को कैसे आगे सोशली चलाया जाएगा। कुछ लोगों को फिनेंसेस देखने थे कंट्री के, कुछ को रिलीजियस एस्पेक्ट्स, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स, फूड, ये सारी चीज़ें, लैंग्वेज क्या होंगी, ये सब चीज़ों पे वर्क करना था। क्लियर? तो हर तरीके की डिफरेंट कमिटीज़ बना दी गई। अब आप मुझे ये बताओगे एज अ होमवर्क कि कितनी ड्राफ्टिंग कमिटीज़ बनी थी। क्लियर? ये अब आपका होमवर्क है, ये आप मुझे होमवर्क में बताएंगे कि कितनी ड्राफ्टिंग कमिटीज़ बनाई गई थी हु वर अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये ड्राफ्टिंग कमिटीज़ का काम ऑब्वियसली ये था कि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स या कमिटीज़ जो भी उनके रिलेटेड है वो बनाएंगे ड्राफ्ट, एंड देन अगेन दैट ड्राफ्ट हैड टू बी रीजनड अकॉर्डिंग टू दिस पब्लिक रीजन। वो ड्राफ्ट भी फिर से पब्लिक रीजन के बेसिस पर अप्रूव और डिसअप्रूव होगा। आप अपने ड्राफ्ट तैयार करें, सबमिट करें इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड देन रीज़न करो उसको पब्लिकली दैट व्हाई इट शुड बी एक्सेप्टेड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम उसको क्यों एक्सेप्ट कर लें। क्लियर? हम इतनी आसानी से अपने पेरेंट्स की कही भी किसी भी बात को आसानी से नहीं मान लेते, स्पेशली जल्दी उठना, पढ़ लेना, राइट? इतने ऐसे टॉपिक्स को हम इतने आसानी से नहीं मान लेते, स्पेशली या फिर जो रिलीजन से रिलेटेड, जो थोड़ा बहुत ट्रेडिशन एंड कल्चर से रिलेटेड होते हैं। अरे इस दिन ये नहीं करना, उस दिन वो नहीं करना, राइट? तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे रीज़न ढूंढते हैं। यही आपके रीज़न है, हम रीज़न ढूंढते हैं कि मेरा बेनिफिट क्या हो रहा है इसमें। क्लियर? इसी तरीके से वो ड्राफ्टिंग कमिटीज़, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स डेलिब्रेशन के साथ साथ पब्लिक ओपिनियन का बहुत बड़ा भार लेकर अपने साथ चल रहे थे। एंड इसी के चलते हम कह सकते हैं कि हमारा जो पब्लिक ओपिनियन है या पब्लिक रीज़न के चलते हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है वो इतनी डिफ़िकल्ट रही है। द इंटायर प्रोसेस अगर आप पूरा देखो, अथॉरिटी कैसे मिलती है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैसे बनी है, एंड साथ ही साथ में फिर ये प्रोसीजर जो आप कहोगे कि ड्राफ्टिंग कमिटीज़, तो हर चीज़ में डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस, डिफरेंसेस ओपिनियन ज़रूर हुए हैं। डेलिब्रेट करो, आप अपनी कंट्री को पहले रखो, अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी को, अपनी रिलीजियस कम्युनिटी को बाद में रखो, राइट? एंड साथ ही साथ में रीज़न दो, पब्लिक रीज़न के हिसाब से ओपिनियन रखो। क्लियर? लाइकवाइज ये टॉपिक मैंने आपके साथ आज कवर यहाँ पे कर लिया है। क्लियर? ड्राफ्टिंग कमिटीज़ बनी थी टू गिव पब्लिक रीज़न फॉर देयर वर्क। उनके वर्क के लिए दे हैड टू प्रोवाइड अ पब्लिक रीज़न कि क्यों आखिर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को, इस ओपिनियन को हमारे सामने रखा है और क्यों हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये सारी वीडियोस में सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हों। People, if you still have any doubts, you can answer or you can put any query, any doubt in the comment section. Whenever I will definitely answer. इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक लूँ, कवर करूँ, तो आप मुझे वो भी लिख के भेजिए in the comment section. I will definitely take up that. Keep following, keep studying, and for again a reminder for all the class 12 students, a very important discussion is coming soon for all the students of class 12th political science. Everyone, I am going to take up a discussion on all the important topics and points of your chapter 1, that is challenges of nation building. I know बहुत classes में, बहुत schools में पहली book start हुई है, बहुतों में second book. I will alternatively go by all of them. मैं दोनों को alternatively start करूँगी, तो no worries, आप मेरे साथ still keep joining, keep liking, keep subscribing, and hit the bell button so you can get all the notifications. And for all the class 11 students, अगेन आप लोगों के लिए रिमाइंडर है, मैंने पहले भी बताया था कि हम हर एक चैप्टर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और साथ ही साथ में पिक्चर क्वेश्चंस और पैसेज क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे, राइट? सो कीप फॉलोइंग, कीप liking and subscribing, keep studying everyone. Hit the like button if you have found this video to be useful and you like the channel. Thank you so much.